अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एवरीथिंग विद मी। कंप्यूटर की बेसिक समझने के बाद कंप्यूटर का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, इम्पोर्टेंट चैप्टर कह लें, या बोर्ड के क्वेश्चंस में, एग्ज़ाम्स में आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज़्यादातर इसी टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं। इसी तरह आपके जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो इसी टॉपिक में कंप्यूटर की डिवाइस की और इसकी कंट्रोलिंग की पूरा इस चैप्टर में, इस यूनिट में, इस टॉपिक में बताया जाता है। चलें स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के दो नाम और हैं, सिस्टम यूनिट पार्ट्स, सिस्टम यूनिट कंपोनेंट्स। कंप्यूटर आर्किटेक्चर जब क्वेश्चन आया जाता है तो डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाता एक्सप्लेन द कंप्यूटर आर्किटेक्चर, घुमा फिरा के क्वेश्चनिंग की जाती है। बाज़ दफ़ा इस पूरे आर्किटेक्चर के बारे में पूछा और कभी कभी इसके अंदर मेन पार्ट्स जो हैं इस आर्किटेक्चर में, उनमें स्पेसिफिक की एक्सप्लेनेशन मांगी जाती है। आर्किटेक्चर होता क्या है? कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो मिलकर एक कनेक्शन बिल्ड करते हैं जो डाटा का ट्रांसफ़र, डाटा का फ़्लो पॉसिबल करते हैं। उसे हम कहते हैं आर्किटेक्चर, या कंप्यूटर के पार्ट्स कह लें और कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, दोनों एक ही चीज़ हैं। हम यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, द सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स और पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस एंड मेक अ फ्लो दैट इज़ कॉल्ड आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। आर्किटेक्चर बेसिकली होता ही यही है कि एक फ़्लो बना के उसका कनेक्शन बिल्ड किया जाए, एक डिफरेंट पार्ट्स को कंबाइन करके उसका फ़्लो क्रिएट किया जाए और उसका कनेक्शन बिल्ड किया जाए, तो आर्किटेक्चर इसे कहते हैं। कंप्यूटर का आर्किटेक्चर भी कुछ यूं ही है। कंप्यूटर का जो बेसिक आर्किटेक्चर है वो 3 चीज़ों पे, 3 पॉइंट्स पे डिवाइडेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिवाइस इज़ CPU, सेकेंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड थर्ड स्टोरेज डिवाइसेस। इन तीनों के बगैर एक डिवाइस, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलना इम्पॉसिबल है। अगर CPU नहीं है तो आपकी डिवाइस बिल्कुल यूज़लेस है, और अगर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस नहीं है तो आप इनके थ्रू ट्रांसमिशन कनेक्शन ही, फ़्लो ही नहीं कर सकते हैं, कनेक्शन ही बिल्ड नहीं होगा। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसी तरह स्टोरेज डिवाइसेस हैं। स्टोरेज डिवाइसेस जिनका फ़्लो, जिनके ऊपर प्रोसेसिंग कर ली गई है, अब उनको स्टोर करने के लिए कोई कंटेनर तो चाहिए, कोई हिस्सा, कोई पार्ट्स तो चाहिए, वो कंपोनेंट स्टोरेज डिवाइसेस कहलाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल CPU की एब्रीवेशन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की मेन डेफिनेशन हम यूँ भी कह सकते हैं कि मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का, इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। ये सारे ऑपरेशंस डाटा के अकॉर्डिंग या प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को दी जाती हैं उसके मुताबिक परफॉर्म करता है और उन्हें स्टोर करता है। बेसिकली CPU जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो इन सब को कंट्रोल करता है। इसका दूसरा नाम प्रोसेसर भी है। जब बात की जाती है आपका प्रोसेसर क्या है, आपके मोबाइल में कितना प्रोसेसर है, इस तरह के जिक्र किया जाता है, या आपके फ़ोन में प्रोसेसर की क्या है रेंज या कैपेसिटी क्या है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। CPU ही बेसिकली कहा जाता है इसको। इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक CPU के बगैर कोई भी कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। ये CPU करता क्या है? जितने भी कंप्यूटर की और डिवाइसेस हैं या पार्ट्स हैं उन्हें कंट्रोल करता है, उन्हें सुपरवाइज करता है, बेसिकली उन्हें मॉनिटर करता है और बताता है कि किसका कौन सी डायरेक्शन में कनेक्शन है, किसका कौन सी डायरेक्शन में फ़्लो है। इन सब का आपस में कनेक्शन बिल्ड करके इनपुट से आउटपुट की फॉर्म में लेकर आना, ये सिर्फ CPU ही का ही काम है, जो कि इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करता है। इसकी मिसाल कुछ यूँ है, स्कूल में टीचर हैं, टीचर को सुपरवाइज करते हैं उनके हेड डिपार्टमेंट्स के, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट हेड्स होते हैं। इसी तरह उन हेड्स को सुपरवाइज करती हैं वाइस प्रिंसिपल के ऊपर होती हैं, जो कि पूरे कॉलेज को सुपरवाइज करती हैं, वो है प्रिंसिपल। जो CPU है बिल्कुल यूं ही काम करता है, ऐसे प्रिंसिपल एक्ट करता है, जो कि वाइस प्रिंसिपल या कंट्रोल यूनिट को प्रॉपर बताता है कि किसने किस तरफ जाना है, कौन सी डिवाइस की तरफ जाना है, कौन सा पार्ट अब वर्किंग में होगा। प्रॉपर एग्जांपल इसकी है। जो CPU है ये क्या करता है, इसकी बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म में अगर वर्किंग देखी जाए तो ये है कि ये इंफॉर्मेशन को लेता है इनपुट डिवाइसेस से या मेन मेमोरी से। इसका काम ही यही है कि इसने इनपुट लेनी है मेन मेमोरी से या डिफरेंट डिवाइसेस से जो इनपुट दे रही हैं। इसी तरह से
अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस वर्क करता है, प्रोसेस करता है, इनको यूज़ करता है और एक सीक्वेंस फॉलो करवा के इसे आउटपुट तक ले आता है। सीपीयू की लोकेशन कहाँ होती है? अक्सर बच्चे समझते हैं कि कंप्यूटर के साथ ये जो डिवाइस पड़ी हुई है टावर के, इसमें ये हमारा सीपीयू है। बेसिकली ये सीपीयू नहीं होता है, ये आपकी सिर्फ केसिंग होती है, इसके अंदर सीपीयू होता है जिसे प्रोसेसर कहा जाता है। तो ये जो सीपीयू होता है ये कहाँ पे होता है कंप्यूटर में, किस जगह पे सीपीयू मौजूद होता है? ये बेसिकली मदरबोर्ड पे लोकेटेड होता है, इसलिए इसको प्रोसेसर भी कहा जाता है, जो पूरी वर्किंग को इसके थ्रू ही सारा हैंडल करता है। अब मदरबोर्ड की वर्किंग क्या होगी या सीपीयू की वर्किंग क्या होगी, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। हर इंस्ट्रक्शन सीपीयू जो प्रोसेस करनी होती हैं वो बताता है, क्योंकि सीपीयू ने सारे ऑपरेशंस जो है डाटा की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली परफॉर्म करने होते हैं, इसीलिए सारी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है और डिफरेंट पार्ट्स को बताता है कि तुमने क्या करना है। या बेसिकली एक वर्ड यहाँ पे याद रखिएगा, व्हाट टू डू। ये हर एक को ऑर्डर देता है, बताता है व्हाट टू डू, यानी कि उसको उसका टास्क याद दिलाता है। इसी तरह कंप्यूटर में जो ज़्यादातर वर्किंग होती है वो होती है कंप्यूटर की कैलकुलेशंस या ट्रांसफ़र ऑफ डाटा। जो डिवाइस जो है इन दोनों के ऊपर ज़्यादा वर्किंग करती है, तो सीपीयू बेसिकली इसे कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। सीपीयू के कुछ मेन पार्ट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स में डिवाइड किए गए हैं। इन्हें फंक्शनल पॉइंट कहते हैं, यानी कि जो इनकी वर्किंग के बेस। फंक्शनल पॉइंट होता क्या है? जो वर्किंग के बेस पे जिनकी कैटेगरीज बनाई जाएँ, जिन पार्ट्स की कैटेगरीज बनाई जाए, उन्हें हम फंक्शनल पॉइंट्स कहते हैं। तो सीपीयू को 3 फंक्शन पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट कंप्यूटर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, सेकंड रजिस्टर्स, थर्ड कंट्रोल यूनिट। इन मेन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करना बेहद ज़रूरी है। अर्थमेटिक यूनिट एंड लॉजिकल यूनिट, इन दोनों का क्या रोल है? सीपीयू का जो मेन पार्ट होता है ना वो ये होता है, जिसे एएलयू भी कहा जाता है, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर सारी कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि सारे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को ये परफॉर्म कर सकता है। इसी तरह इसके कुछ पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स में इस यूनिट को डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब मेन एक ही यूनिट है, लेकिन इसको सब कैटेगराइज कर दिया जाता है 2 पार्ट्स में। वो है अर्थमेटिक सेक्शन और दूसरा है लॉजिकल सेक्शन। अर्थमेटिक सेक्शन क्या करता है? जो एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में पहला सेक्शन है अर्थमेटिक सेक्शन, ये बेसिकली परफॉर्म करता है सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस को, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह के सारे अर्थमेटिक डाटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म होने, तो ये सबको हैंडल करेगा। यानी सीपीयू के पास अगर इनपुट आई है मेन मेमोरी से, ठीक है, तो उसने क्या करना है? पहले वेरीफाई करना है क्या ये अर्थमेटिक ऑपरेशन इसके ऊपर परफॉर्म करेगा या कुछ और ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे इसके ऊपर। तो वो वेरीफाई करने के बाद फ़ौरन इसको यूनिट्स में आगे डिवाइड कर देता है। अगर तो जो डाटा आता है या जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं वो एएलयू के पार्ट में जाएंगी, तो सबसे पहले उसके ऊपर ये पूरा कनेक्शन बिल्ड कर देगा, एक वे बना देगा, एक रो क्रिएट कर देगा। तो ये जो डाटा है ये सीधा जाएगा एएलयू में। तो एएलयू में फर्दर चेकिंग होगी कि ये किस कैटेगरी में जाएगा। लॉजिकल यूनिट के पास जाएगा, पर ऑपरेशंस की परफॉर्मेंस होगी एयू में, यानी अर्थमेटिक यूनिट में होगी। तो जो आपके पास 4 चीज़ें होंगी, वो होंगी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन होंगी, तो ये सीधा एयू के पास चला जाएगा। लॉजिकल सेक्शन सेकंड पार्ट है जो कि सारे लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, या डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जिनके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, उनको हैंडल करने के लिए लॉजिकल सेक्शन को एक्टिव किया जाता है। ये क्या करता है? ये 2 नंबर्स के कंपैरिजन को देखता है, ये ग्रेटर देन या लेस देन या इक्वल टू, इस तरह के जो लॉजिकल कंपैरिजन हो रहा होता है जिसमें लॉजिकल चेकिंग हो रही होती है, ये डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर कुछ काम करना है, तो लॉजिकल सेक्शन एक्टिव हो जाता है। तो सीपीयू क्या करेगा? सबसे पहले इनपुट आई, ठीक है, मेन मेमोरी से डाटा लिया, मेन मेमोरी से इनपुट ली, उसे फैच किया कंट्रोल यूनिट में। तो कंट्रोल यूनिट जो है बेसिकली ये इसके बारे में बाद में एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन जब इनपुट आए तो उसको वेरीफाई किया, चेक किया, अगर तो वो एएलयू के पार्ट में है, यानी पहले यूनिट में जा रही है सीपीयू के, तो वो पहले वाले यूनिट में से चेक करेगा कि ये अर्थमेटिक का काम होगा या लॉजिकल का काम होगा। अगर नंबरिंग के सिंपल ऑपरेशंस परफॉर्म करने का काम हुआ तो एयू में चला जाएगा, अदरवाइज डिफरेंट लॉजिकल टाइप हुआ तो वो लॉजिकल सेक्शन में एक्टिव हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो मेन पार्ट है सीपीयू का, जो एएलयू जिसे कहते हैं मेन यूनिट है, ये काफ़ी मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस या
बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन को कंपेयर करता है। बहुत हाई स्पीड के साथ ये ऑपरेशंस प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है। सीपीयू का सेकंड मेन यूनिट है रजिस्टर्स। कंप्यूटर में अगर आपको डाटा की प्रोसेसिंग के दौरान आपको ज़रूरत है कि डाटा को स्टोर कर लिया जाए, इसके लिए टाइम भी ज़्यादा इन्वेस्ट ना हो, और रजिस्टर्स हैं सीपीयू के अंदर, उनका एक इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे है। टेम्परेरी तौर पर डाटा की प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान ही स्पीड में इनको स्टोर कर सकते हैं। तो ये मेमोरी लोकेशंस होती हैं सीपीयू के अंदर जो बहुत फास्ट डाटा को स्टोर कर सकती हैं। रजिस्टर्स की कुछ कैपेसिटी होती है कि जिसके अकॉर्डिंगली वो डाटा को स्टोर कर सकता है। तो ये कैपेसिटी होती है वो सीपीयू टू सीपीयू वेरी करती है। इसमें प्रोसेसर है, कैपेबिलिटी और उसकी कैपेसिटी के ऊपर ये रजिस्टर्स की मेमोरी लोकेशंस जो हैं वो डिपेंड करेंगी। तो ये वेरी करती हैं हर डिवाइस टू डिवाइस, यानी हर कंप्यूटर में डिफरेंट होती हैं। इसे एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। सीपीयू टू सीपीयू या प्रोसेसर टू प्रोसेसर ये वेरी करती हैं, हर कंप्यूटर की डिफरेंट होती हैं। तीसरा मेन पार्ट है कंट्रोल यूनिट। सीपीयू एक इम्पोर्टेंट ब्रेन है जिसका मेन और इम्पोर्टेंट फंक्शन है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है इसके ऊपर सारे दूसरे यूनिट्स डिपेंडेंट हैं। कंट्रोल यूनिट या सीयू क्या करता है, ये सारी कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है और फॉलो करवाता है ऑर्डर में। इंस्ट्रक्शंस को ऑर्डर के अंदर, सीक्वेंस के अंदर फॉलो करवाना, उनके ऊपर स्ट्रिक्टली एग्जीक्यूशन हो रही है कि नहीं, इंस्ट्रक्शंस उसकी फ़ॉलो की जा रही हैं कि नहीं, इस चीज़ की सारी चेकिंग जो है, चेक एंड बैलेंस जो है वो कंट्रोल यूनिट करता है। इसकी मिसाल यूँ है कि एक क्लास है, क्लास को कंट्रोल करने के लिए बेशक क्लास के अंदर आपको एक इंस्ट्रक्टर दिया जाता है जो आपको पूरा सिलेबस, पूरे सब्जेक्ट को समझाता है, पढ़ाता है। सीआरपी होता है जो क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो इंटरेक्ट करता है इंस्ट्रक्टर और क्लास के दरमियान, यानी कि जो टीचर होता है उसकी और सीआर की जो क्लास का रिप्रेजेंटेटर होता है, एक बाउंडिंग होती है ताकि वो उस पूरी क्लास को साथ में कंट्रोल कर सके, उनको ऑर्डर फॉलो करवा सकें और उनको सीक्वेंस के अंदर ऑर्डर फॉलो करवा सकें। इसी तरह सीपीयू में सीयू का भी यही काम है। कंट्रोल यूनिट को और अच्छी तरह समझ लेते हैं। पहली बात, सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट जो है वो सब एक्टिविटीज़ को, प्रोग्राम्स की, कंप्यूटर प्रोग्राम्स की, यानी कि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनकी सब एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है और मॉनिटर करता है। इसी तरह कंट्रोल यूनिट का दूसरा काम क्या है, सेकंड पॉइंट, कंट्रोल यूनिट को बिल्कुल भी नहीं मालूम कि डाटा के ऊपर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये उसके ऊपर जो ऑपरेशन या जो उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करनी होती है उसे बिल्कुल भी नहीं जानता। ये नर्वस सिस्टम कहलाता है इस लिहाज से। तो फिर इसे पता कैसे चलता है कि कौन से कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शन को कौन से कंप्यूटर के सीपीयू के पार्ट के पास कन्वे किया जा सकता है। तो ये कंट्रोल करता है आपके कंप्यूटर के अंदर सारी एग्जीक्यूशन को प्रोसेस करता है और ये 3 काम करता है। पहला, ये सारी इंस्ट्रक्शंस को फेच करवाता है मेन मेमोरी से। जब भी आपके पास डाटा मौजूद होता है वो सीधा मेन मेमोरी में जाता है। जो रैंडम, जैसे हमने कंप्यूटर ऑन किया, मैंने कुछ भी लिखना, मैंने कोई एक सॉफ्टवेयर खोल लिया, मैंने उसके ऊपर कुछ भी टाइपिंग की है, कुछ भी लिखा है, तो मेरा ये जो डाटा होगा ना, सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शंस जाएंगी मेन मेमोरी में। उसके बाद जो कंट्रोल यूनिट जो है ना, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है कि ये मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को फेच करवाता है, उन्हें डिकोड करता है। सेकंड टास्क ये है उसका, इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक फिर उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। मशीन कोड में कन्वर्ट करने के बाद थर्ड स्टेप इसका होता है कि उन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर एग्जीक्यूशन परफॉर्म करनी है। सीपीयू के ये 3 मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इसके साथ साथ जो सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट होता है ये हेल्प करता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को, ताकि ये डाटा को ट्रांसफ़र कर सके मेन मेमोरी से अर्थमेटिक यूनिट की तरफ। सिस्टम यूनिट कंपोनेंट्स या कंप्यूटर आर्किटेक्चर की जब बात की जाए तो उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल होता है मेमोरी का। तो मेमोरी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज़ मेमोरी एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। सेपरेटली ये टॉपिक भी पूछा जा सकता है पेपर में, या इसको कंप्यूटर आर्किटेक्चर का ही पार्ट समझ लिया जाता है, या सिस्टम यूनिट में ही इसको कवर किया जाता है। तो मेमोरी होती क्या है, इसको डिफ़ाइन करते हैं सबसे पहले। अ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर विच स्टोर्स प्रोग्राम्स, इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा। तो मेमोरी यानी कि जो ख़ास हिस्सा कंप्यूटर का, जो प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन, जो भी डाटा होता है, सिर्फ़ और सिर्फ उसको स्टोर करता है। मेमोरी को नहीं मालूम कि उसने कैसे इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करवानी है, कैसे इसकी एग्जीक्यूशन करवानी है। उसने बस जो एग्जीक्यूटेड डाटा होता है या स्टार्ट में जो रॉ डाटा होता है उसको बस स्टोर करना है। मेन मेमोरी बेसिकली
थाउजेंड या मिलियंस ऑफ सेल्स की फॉर्म में होती है, जो कि स्टोरेज लोकेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, जिसके अपने एड्रेसेस होते हैं। मेमोरी की दो मेन टाइप्स हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी दोनों एक ही चीज़ हैं। इसी तरह एक और नाम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है या कॉल किया जाता है, वो है वोलेटाइल मेमोरी। अगर पूछा जाए कि वोलेटाइल मेमोरी क्या है या प्राइमरी मेमोरी क्या है या मेन मेमोरी क्या है, तो तीनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। ये काम क्या करती हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ये इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है, कंप्यूटर को देती है कि कौन सी स्पेसिफिक जॉब इसने परफॉर्म करनी है। ये सारा डाटा जो है कंप्यूटर को मेन मेमोरी से की तरफ से दिया जाता है। इसके दो मेन और पार्ट्स होते हैं प्राइमरी मेमोरी के या वोलेटाइल मेमोरी के, रैम और रोम। वोलेटाइल का मतलब क्या है? प्राइमरी मेमोरी मतलब कुछ खास मेमोरी, मेन मेमोरी मतलब खास मेमोरी। वोलेटाइल का क्या मतलब है? वोलेटाइल का मतलब है कि अगर आपके पास ड्यूरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, आपका डाटा कंप्यूटर डिवाइस पे रन हो रहा है या उसके ऊपर कोई कंप्यूटर पे कोई टास्क परफॉर्म किया जा रहा है ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, तो वो वहीं पे स्टोर रहेगा। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आपके पास आना बंद हुए, यानी वोल्टेज आना बंद हुआ, तो ये आपका डाटा लॉस हो जाएगा, सारे कंटेंट्स डाटा के लॉस हो जाएंगे। इसलिए इसे कहा जाता है वोलेटाइल मेमोरी, जो कि डाटा के कंटेंट्स को लॉस कर देता है। ये टेम्परेरी तौर पे बेसिकली डाटा को स्टोर करता है। इसी तरह जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि टेम्परेरी मेमोरी की कहलाती है और टेम्परेरी तौर पर डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है, जो परमानेंटली डाटा को स्टोर बिल्ड नहीं कर सकती है। ये मेमोरी की एक ख़ास टाइप है जिसे हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। यानी कि अगर आपके पास कंप्यूटर में डाटा मौजूद है तो उसके ऊपर कुछ वर्किंग हो रही है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रिमूव हो गए हैं, तो आपका डाटा जो है वो लॉस हो जाएगा। यूँ भी समझ सकते हैं इसको कि आपका कंप्यूटर अगर ऑन है तो हम इसके ऊपर कुछ भी काम कर रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो रैम में जाएगा सबसे पहले। ये प्रोग्राम्स को उस टाइम पे लिए स्टोर कर देगा, लेकिन मैं कंप्यूटर को ऑफ़ कर देती हूँ तो हमारा जो सारा डाटा वो रेज़ हो जाएगा रैम से। इसी तरह रैम जो है वो एक वाइट बोर्ड की तरह हम इसे कह सकते हैं, जिसमें से डाटा जो आराम से रिमूव किया जा सकता है। टेम्परेरी तौर पे जो है डाटा आपका मौजूद रहेगा। और रैम जो है आपकी डिफरेंट कैपेसिटीज़ में अवेलेबल है, लाइक 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, 8 GB। आप कहते हो कि मेरे पास ये लैपटॉप है तो मेरे पास 2 GB रैम है, मेरे पास 4 GB रैम है, मेरे पास 8 GB रैम है। इसी तरह ये इन 4 डिफरेंट कैपेसिटीज़ के अंदर मौजूद है। जितना अच्छे GB में रैम होगी, आपके जो डाटा को टेम्परेरी तौर पर स्टोर करने की कैपेसिटी जो होगी वो बहुत अच्छी होगी। कंप्यूटर जो कि रैम के बगैर बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता। मेमोरी का मेन पार्ट है रैम, रैम के बगैर बिल्कुल भी इसकी वर्किंग पॉसिबल नहीं है। सारे प्रोग्राम, सारा डाटा जो है लाजमी तौर पर मेमोरी के ख़ास या मेन पॉइंट में, जिसे वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, यानी रैम में लाजमी ट्रांसफ़र होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी स्टेप है और कोई भी एग्जीक्यूशन या प्रोसेसिंग इसके बगैर पॉसिबल नहीं है। इसकी रीज़न एक ये भी है कि जैसे आपके पास इनपुट डिवाइस से डाटा आया, उसने रैम में फ़ेच किया, उसने मेन मेमोरी में फ़ेच किया। अगर उसने फ़ेच नहीं किया हुआ तो कंट्रोल यूनिट कैसे मेन मेमोरी से डाटा को पिक करेगा और आइडेंटिफाई करेगा कि इसने कौन से CPU के पार्ट की तरफ जाना है ताकि इसके ऊपर एग्जीक्यूशन की जाए या प्रोसेसिंग की जाए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो रैम के अंदर एग्जीक्यूशन या प्रोसेसिंग से पहले डाटा को लाजमी ट्रांसफ़र किया जाए। CPU जो है वो डाटा को रैम से फ़ेच करता है, उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करता है ताकि यूज़र जो हैं उसको काम कर सकें या एडिटिंग कर सकें। रैम की 3 फर्दर सब कैटेगरीज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल DRAM, सेकेंड SRAM, थर्ड MRAM। DRAM होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, SRAM होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, MRAM मैग्नीटो रेजिस्टिव रैंडम एक्सेस मेमोरी। DRAM यानी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इसका एब्रीवेशन यही है। और ये क्यों यूज़ की जाती है? कुछ टाइम के बाद डाटा को लाजमी ज़रूरत होती है उसे रिफ़्रेश करने की। DRAM जो है ये ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करती है, क्योंकि ये प्राइस में बहुत लेस होती है, बहुत चीप होती है। तो इसमें जो है ना डाटा जो है वो हम SRAM की निस्बत, यानी इसके दूसरी सब कैटेगरीज़ की निस्बत ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, यानी कि इसमें ज़्यादा कंपैरेटिवली डाटा की स्टोरेज कैपेसिटी है। तो ये SRAM के लिए निस्बत, क्योंकि डाटा की कैपेसिटी ज़्यादा हो गई लेकिन इसकी स्पीड स्लो हो गई, तो ये स्लो होती है SRAM की निस्बत, जो सेकेंड इसकी सब कैटेगरी है। तो DRAM को फर्दर 2 और सब कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया जाता है। तो शुरू से ट्री क्या बनेगा?
मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, जिसकी 2 टाइप्स हैं, 2 चाइल्ड हैं, रैम और रोम। और फर्स्ट चाइल्ड जो है रैम, उसके फर्दर 3 चाइल्ड हैं, डी रैम, एस रैम, एम रैम। इस तरीके से आपको ये जो है याद रहेंगे। इन पॉइंट्स को याद करने का आसान तरीका यही है। तो डी रैम के फर्दर 2 पार्ट्स और हैं, यानी SIM, DIM। और जो इसे एब्रीवेशन ये है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल या डबल डायनेमिक इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो मेमोरी के ये 2 मेन टाइप्स और हैं। रैम का सेकंड पार्ट है वो है SRAM, यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये क्या करता है, क्योंकि रैम का जो फर्स्ट पार्ट है डी रैम, वो तो डाटा को रिफ़्रेश करता है, क्योंकि बार बार हमें ज़रूरत होती है डाटा को रिफ़्रेश करने की। लेकिन ये पार्ट जो है ये रिफ़्रेश बिल्कुल भी नहीं करता। रैम की निस्बत बहुत एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। SRAM की कम स्पीड होती है, स्लो होता है, डी रैम उससे फास्ट होता है। और जब बात की जाए कि इसमें डाटा कितना लिमिट तक स्टोर हो सकता है, तो जो डी रैम है वो इससे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें ज़्यादा डाटा जो है वो स्टोर किया जा सकता है एज़ कम्पेयर टू SRAM। और SRAM जो है इसमें लेस डाटा या लिमिटेड डाटा को। रैम की थर्ड टाइप है MRM, यानी मैग्नीटो रेजिस्टिव रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये एक मेथड होता है, बेसिकली एक टाइप नहीं है, ये एक मेथड है, एक तरीका है। रैम की बेसिकली 2 मेन टाइप्स हैं, और जो थर्ड कैटेगरी है ये एक मेथड है। तो ये मेथड क्या है, ये डाटा को स्टोर करता है मैग्नेटिक चार्जेस के थ्रू इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, यानी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कंप्यूटर में करंट या लाइट या चार्जिंग बैटरी चार्जिंग की वजह से मिल रहे होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल, उनकी बजाय ये एक ऐसा तरीका है जो कि डाटा को स्टोर करवाता है, यूज़ करता है यूजिंग मैग्नेटिक चार्जेस, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसमें यूज़ नहीं होंगे, मैग्नेटिक चार्जेस यूज़ होंगे। और इसका एक बड़ा फ़ायदा ये है कि ये 2 मेन टाइप्स जो है रैम की, SRAM, DRAM, इनकी निस्बत ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाटा को स्टोर कर सकता है। इसमें जो है डाटा को फ़ौरन से अगर स्टोर है तो असेस कर सकते हैं जल्दी से, इनसे ज़्यादा फास्ट जो है वो डाटा असेसमेंट इसकी की जा सकती है। ये बैटरी भी बहुत कम कंज्यूम करते हैं। मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी के सेकंड टाइप है या सेकंड पार्ट है या सेकंड चाइल्ड है वो है रोम, रीड ओनली मेमोरी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कंप्यूटर के अंदर। रोम के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, रोम्स बेसिकली चिप्स होती हैं, तो इनके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी लिखी हुई होती हैं, रिटन फॉर्म में मौजूद होती हैं। ये कब लिखी जाती हैं, जब आपके प्रोसेस की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, उसी दौरान ही रोम चिप्स के ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिख दी जाती हैं। और जितनी देर कंप्यूटर की लाइफ है, जितनी देर उस डिवाइस की लाइफ है, उतनी देर तक रोम के अंदर वो इंस्ट्रक्शन एज इट इज़ रहेंगी। रोम रैम की निस्बत परमानेंटली डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। रैम चूँकि वोलेटाइल मेमोरी है, करंट होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होंगे, तो आपका डाटा या कंप्यूटर यूज़ कर रहे होगे तो आपका डाटा जो है वो उस टाइम पे स्टोर रहेगा। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर को यूज़ करना छोड़ दोगे, आपका डाटा लॉस, उससे सारे कंटेंट रिमूव हो जाएंगे। और जो रोम है, क्योंकि इसमें जो लिखा जाता है, एक बार जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं वो ना तो चेंज हो सकती हैं ना वो डिलीट हो सकती हैं, इसलिए इसे कहेंगे कि ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी की और परमानेंट मेमोरी है। रोम चूँकि पावर ऑफ होती है या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रिमूव होते हैं, तो ये डाटा की कोई भी इंस्ट्रक्शन को रिमूव नहीं करती, कोई कंटेंट्स रिमूव नहीं करती है। इसीलिए रोम जो है वो रिटन फॉर्म में बेस्ट है कि इसमें डाटा परमानेंटली स्टोर रहता है। सिर्फ इसका एक नुकसान है कि इसमें एक बार अगर जो लिख दिया जाता है वो एज इट इज़ रहेगा, परमानेंट रहेगा होल लाइफ ऑफ कंप्यूटर डिवाइस। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर रोम के अंदर कुछ भी इंस्ट्रक्शंस लिख दी जाती हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शंस रोम के अंदर एक बार लिख दी जाती हैं उसे BIOS यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के नाम से पुकारा जाता है। तो ये MCQs में भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन भी आया जा सकता है, या इंटरव्यूज़ लेवल पे भी पूछा जा सकता है। फर्दर रोम की 3 टाइप्स हैं, PROM, EPROM, EEPROM। PROM स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। PROM स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये PROM एक ब्लैंक चिप होती है, बिल्कुल खाली होती है, वाइट बोर्ड की तरह। इसके ऊपर जब फर्स्ट टाइम इसको ख़रीदा जाता है या लिया जाता है इस डिवाइस के ऊपर, फर्स्ट यूज़ में जो लिख दिया जाता है वो परमानेंटली स्टोर रहता है। तो कंप्यूटर के अंदर जो एक बार प्रोग्राम या EPROM में प्रोग्राम एक बार लिख दिया जाता है, इसे रेज़ बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, इसलिए इसमें कोई भी गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होती है। और अगर आपने फर्स्ट टाइम इस चिप के ऊपर कुछ भी लिखते वक्त कोई मिस्टेक है या कोई एरर है, तो इसे आप
यूज़ नहीं कर सकते हो, फिर आपकी पूरी डिवाइस यूज़लेस हो जाएगी। रोम की जो है यूजेबिलिटी वो बहुत कम होती है क्योंकि ये अनस्केलेबल है, अनयूजेबल हो जाएगा अगर इसमें कोई मिस्टेक फर्स्ट टाइम में आ गई तो। सेकेंड टाइप है रोम की EPROM। EPROM स्टैंड्स फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये भी एक वाइट बोर्ड की तरह होता है। जब इसके ऊपर कुछ भी इंस्ट्रक्शंस लिख दी जाती हैं तो वो यूज़र की अपनी चॉइस होती है कि यूज़र ने जो भी एक बार लिख दिया, जो भी इंस्ट्रक्शंस इसके ऊपर आ गई उसे वो रेज कर सकता है, इसे रिमूव भी कर सकता है ताकि उसे दूसरी बार लिख सके। तो बेसिकली अल्ट्रा वायलेट लाइट्स जो इस्तेमाल की जाती हैं इसमें इंस्ट्रक्शंस को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं ताकि इसको सेकंड टाइम के लिए रीराइट किया जा सके और रेज़ करने के बाद न्यू इंस्ट्रक्शन जो है वो भी लिखी जा सकते हैं इसके ऊपर। तो EPROM जो है ये बेहतर है PROM की निस्बत, क्योंकि PROM में तो कोई चांस ही नहीं है और EPROM में एक चांस होता है ताकि अल्ट्रा वायलेट लाइट्स का यूज़ करके जो भी कंटेंट या एरर आ गया है, कोई गलती हो गई है, उसे रिमूव किया जाए और दोबारा इसके ऊपर नई इंस्ट्रक्शंस को लिखा जा सके। इनकी थर्ड टाइप जो है EEPROM है, इसमें भी डाटा को इजीली रिमूव किया जा सकता है। ये भी अरेजेबल रोम की टाइप है। चूँकि डाटा को रिमूव करने के लिए कुछ लाइट्स या वेव्स की ज़रूरत पड़ती है तो इसमें यूज़ होती हैं इलेक्ट्रिकल पल्सेस। नाम में इसकी एब्रीवेशन में बताया गया है इलेक्ट्रिकली अरेजेबल रीड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इलेक्ट्रिकल पल्सेस इंस्ट्रक्शंस को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर कोई मिस्टेक आ जाए या एरर्स निकल आए तो इसका फ़ायदा क्या है कि ये जो चिप्स होती हैं ये जब भी ज़रूरत पड़े यूज़र कंप्यूटर टू कंप्यूटर चेंज करे या अपनी मर्ज़ी से इसे रिमूव कर सकता है, इस पर दोबारा रीराइट कर सकता है। तो EPROM जो है ये बेस्ट होती हैं PROM की निस्बत। PROM में एक बार जो लिख दिया मिस्टेक हुई, यूज़लेस, नो चांस। लेकिन EPROM में आप काफ़ी दफ़ा रिमूव कर सकते हैं। डिफरेंट डिवाइसेस के थ्रू आप डाटा को जो है वो इसमें चिप्स में डाटा लिख सकते हैं। ITC सब्जेक्ट में जब मेमोरी का टॉपिक आता है तो यहाँ पे एक छोटा सा जिक्र किया जाता है कैशे मेमोरी का। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत आसान है, बहुत इम्पोर्टेंट है। कैशे मेमोरी क्या होती है? कैशे मेमोरी के ऊपर शॉर्ट नोट लिखें, एक्सप्लेन करें शेयरिंग कैशे मेमोरी की। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। कैशे मेमोरी को प्रोनाउंस्ड किया जाता है कैश से, CASH कैश। तो ये बहुत छोटी लेकिन स्पीड में बहुत तेज़ मेमोरी होती है CPU के अंदर। CPU के अंदर जो मेन मेमोरी होती है उसकी निस्बत ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है लेकिन साइज़ में बहुत कम होती है। तो ये डाटा के ट्रांसफ़र को बेसिकली स्पीड अप करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जो CPU के ऑपरेशंस होते हैं ना, CPU जैसे सारा परफॉर्म करता है, प्रोसेसर जो सारा कंट्रोल करता है कि यहाँ पे ये डाटा जाएगा, यहाँ पे ये डाटा जाएगा, इस तरफ इस डाटा का ट्रांसफ़र होगा, इस तरफ ये होगा। साइमल्टेनियसली ये जो कैशे मेमोरी है इसकी वर्किंग को बहुत फास्ट कर देती है। तो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं ये इसे ईजीली और बल्कि सबसे पहले इसे असेस करते हैं मेन मेमोरीज को असेस करने से पहले। और डाटा और इंस्ट्रक्शन जो होती हैं सबसे पहले जो CPU को रिक्वायर्ड होती हैं वो मेन मेमोरी से उसे गेट कर सकता है या रैम से गेट कर सकता है। तो रैम इतनी फास्ट नहीं होती। प्रोसेसर्स होते हैं इन्हें डाटा को बहुत जल्दी रिट्रीव करने की ज़रूरत होती है रैम से। तो कैशे मेमोरी का मेन इम्पोर्टेंट रोल है जो कि ये काम करती है, डाटा की कॉपी को स्टोर करती है ताकि डाटा को जल्दी से गेट किया जा सके। तो कैशे मेमोरी की छोटी सी डायग्राम है, छोटा सा स्ट्रक्चर है समझने के लिए कि मेन मेमोरी का लिंक होता है कैशे मेमोरी। मेन मेमोरी के बिल्कुल साथ होती है कैशे मेमोरी और साथ ही CPU की लेयर्स होती हैं। कैशे मेमोरी की लेयर्स होती हैं और साथ ही CPU के साथ इसका कनेक्शन होता है।